नमस्कार, मैं आरती यादव और आज आप सभी के लिए फिजिक्स के बहुत ही शानदार एंड धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आए हुए। आज की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास को आप सभी लोग कंप्लीट जरूर देख के जाइएगा, साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठे। आज की क्लास में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल साथ ही साथ कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके फिजिक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, यदि आपको पता ना हो तो हम आपको बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जो नए जुड़े हुए हैं। अभी अभी शाम 6 बजे इस चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत ही शानदार साथ ही साथ जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड के शानदार क्वेश्चन आपके लिए करा रही हूँ। इससे पहले 11वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले भी हम काफ़ी लगभग 1 से लेकर 10 तक हमने मॉक टेस्ट कराए हुए जिसमें हमने इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन आपको कराए। तो शाम 6 बजे आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते हुए चले, आंसर को लिखते हुए चले, जिससे उन चीजों को आप बार बार रिवाइज कर सके। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला कि एक गेंद जमीन पर लुढ़कते हुए धीरे धीरे धीमी होती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में ये रुक जाती है, किसके कारण होता है? एक गेंद है जो जमीन पर लुढ़कती हुई जा रही है, वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत तक ऐसा आता है कि वो रुक जाती है। कैसी हो जाती है? रेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाती है। तो वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, या विद्युत स्थैतिक बल की वजह से, या मस्क्यूलर फोर्स की वजह से? तो हमेशा याद रखें ये ऐसा कब होता है, तो ये ऐसा आपका घर्षण की वजह से होता है। घर्षण की वजह से आपकी ये गेंद है वो आगे चल के क्या हो जाती है? रुक जाती है। किसकी वजह से? तो घर्षण की वजह से। तो राइट आंसर जो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घर्षण क्या होता है? तो दो विपरीत वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल की वजह से ही यदि आप चल रहे हो तो घर्षण बल की वजह से चल रहे हो। और हमेशा याद रखें, जितनी ज्यादा कोई पृथ्वी, यदि आप उस पे चल रहे हो, फर्श पे चल रहे हो, तो फर्श जो आपका होता है वो चिकना होता है। तो हमेशा याद रखिए फर्श पर जो घर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। कैसा होता है? कम। फर्श पर घर्षण बल जो होता है वो आपका कम होता है, तभी आप सिरक जाते हो, गिर जाते हो। और जितना ज्यादा खुरदरा होगा फर्श उतना ही घर्षण बल ज्यादा होता है, और जितना ही चिकना फर्श होगा तो उतना ही घर्षण बल वहां पर कैसा होता है? कम होता है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो? गिर जाते हो, फिसल जाते हो। तो वह फिसलना, ये गिरना, ये किसकी वजह से होता है? सब घर्षण बल की वजह से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज पूछी जाए तो आप सभी को पता है न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। आपको एक ट्रिक पता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या? इलेक्ट्रॉन, टी से होता है यहाँ पर थॉमसन, यानी थॉमसन कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन के द्वारा की गई थी। पा से प्रोटॉन हो जाएगा आपका, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा आपका, और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा आपका चैडविक। यानी कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी एक प्रकार का कण है जो आपके परमाणु में पाया जाता है, जिसकी खोज पाउली के द्वारा की गई, कि आइंस्टीन के द्वारा, क्या है, हेंसबर्ग के द्वारा, या प्लांक के द्वारा। तो न्यूट्रिनो की जो खोज है वो आपके पाउली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पाउली के द्वारा। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन हमारा आगे है तीसरा कि चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून? चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी का अर्थ होता है पलायन वेग। पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग आपसे पूछा गया है, तो चंद्रमा के साथ साथ आपको पृथ्वी का भी पलायन वेग पता होना चाहिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है तो उस वेग को ही हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु को इतना तेज फेंका जाता है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, उससे ऊपर निकल जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग आपका होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो आपका गैसों से रिलेटेड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस डज नॉट रिलेट टू गैसेस? चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स नियम, या डाल्टन नियम, या लेंज का नियम था यहाँ पर आपका, क्या था? लेंज का नियम, या आपका हो जाएगा यहाँ पर बॉयल का नियम। यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लेंज लाना नियम नहीं है, लेंज का नियम था यहाँ पर। किसका नियम था? लेंज का नियम, लेंज का नियम था यहाँ पर। ठीक है, लेंज का नियम, लेंज का नियम ही था, LENZ, लेंज का लॉ। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नियम है वो गैसों से संबंधित नहीं है? तो देखो, चार्ल्स का नियम ये भी गैसों से संबंधित है, और आपका डाल्टन का नियम ये भी गैसों से संबंधित है, बॉयल्स का नियम ये भी गैस से संबंधित है, लेकिन लेंज का जो नियम होता है ये गैसों से संबंधित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, किस कंजर्वेशन पर कार्य करता है? तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पर ये आपका वर्क करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है कि बताइए लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। बॉयल का नियम क्या होता है? तो बॉयल का नियम आपका है P व्युत्क्रमणपाती 1/V, यानी P यहाँ पर दाब है और V आपका आयतन है, यानी दाब जो है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, जो V है वो दाब P के व्युत्क्रमणपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमणपाती होता है, तो इसे ही बॉयल का नियम कहा जाता है। P व्युत्क्रमणपाती 1/V, या इसे आप लिख सकते हो P1B1 बराबर P2 बराबर B2। जब यहाँ पर ये व्युत्क्रमणपाती का चिन्ह हटाओगे तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, P1B1 बराबर P2V2। ये फार्मूला पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको P1 का मान दे दिया जाएगा, B1 का दे दिया जाएगा, B2 का दे दिया जाएगा और P2 का पूछा जाए, यानी P यानी दाब, P का अर्थ क्या पर है? दाब है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ल्स का नियम क्या होता है? तो चार्ल्स का नियम होता है V1/T1 बराबर B2/T2। ये आपका होता है किसका नियम? ये नियम आपका जो है वो चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम जो है वो ताप और वॉल्यूम यानी आयतन पर निर्भर करता है। जो चार्ल्स का नियम है वो ताप और साथ ही साथ आपके आयतन पर निर्भर होता है, ताप और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गैस से ही संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूमेरिकल याद कर ले, वो सॉरी फार्मूला आप लोग है वो याद जरूर कर ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्न में से कौन सा नियम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम ऐसा है जो द्रव्यमान के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास की को एक्सप्लेन करता है, यानी कि व्याख्या करता है? तो एक नियम है आपका फेनमैन का लॉ है, फेनमैन का लॉ है, कि हेंसनबर्ग का लॉ प्रिंसिपल है, एवोगाद्रो लॉ है, या मॉर्फी लॉ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एवोगाद्रो नियम। एवोगाद्रो जो नियम है वो द्रव्यमान के संरक्षण पर यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण की नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है? तो वो आपका एवोगाद्रो नियम करता है। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत कम बच्चों ने किया है, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है। आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और एक रूम में आप 1 घंटे बैठ के देखना, आपके पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। एक वीडियो को तैयार करना बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो तैयार की जाती है। तो आप सभी का काम है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, जिससे हमें और भी एनर्जी से मिलती है। तो हम आपके लिए गर्मी में भी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, गैलीलियो के जड़त्व के नियम का दूसरा नाम क्या है? जो गैलीलियो का जड़त्व का नियम है, आप सभी को पता है कि जड़त्व का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया?
यानी कि जो जड़त्व का नियम है वो उसका जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम कह सकते हैं, या इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो गति का नियम है, या आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन है, न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, या न्यूटन का तीसरा नियम है। तो आप सभी को पता है जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे ही जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, या गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। इसे जड़त्व का नियम कह दो, चाहे गैलीलियो का नियम कह दो, चाहे न्यूटन का पहला नियम कह दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आइए देखिए, आइए तीसरा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे आपके मोहल्ले में लगे होते हैं, जो बिजली के वितरण करने में सहायक होते हैं, वो ट्रांसफार्मर जो है वो किस क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिलेटिविटी पर, या आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर, या आपके थर्मोडायनेमिक्स पर। तो देखो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से उसे जाना जाता है, या अन्योन्य प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आप थ्योरी को खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है जो इसे विस्तार से समझा सके हम, क्योंकि फिगर के साथ इस क्रिया को समझाया जाता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का फिगर लिया जाता है, उसकी सहायता से समझा सकते हैं हम। तो फिगर मेरे पास है नहीं, और बनाने में यहाँ पर टाइम लगेगा। तो आप एक बार इस चीज को पढ़ जरूर लेना। ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमने आपको बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ सजेस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। कौन सा नियम है जिसमें तापमान यानी कि T और आयतन यानी कि B दोनों ही इसमें आते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एवोगाद्रो का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या बॉयल्स का नियम है। तो चार्ल्स का नियम तो अभी आपने पढ़ा था। चार्ल्स का नियम जो आपका है वो क्या है, चार्ल्स का नियम जो है वो अभी आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स का नियम था B1 बटे T1 और बराबर B2 बटे T2। ठीक है, तो इसमें B भी आ रहा है और T भी आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स का लॉ जो है वो मुझे तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध दर्शा रहा है, जबकि बॉयल्स का नियम हमने आपको बताया था। बॉयल्स का नियम होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/UV। P यानी कि यहाँ दाब है और B आपका आयतन है, तो ये यहाँ दाब और आयतन पूछा जाता तो आपका बॉयल्स का नियम हो जाता। किसका नियम हो जाता है, बॉयल्स का। लेकिन यहाँ मुझसे पूछा किसका गया था, चार्ल्स का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। इसका समझ में आया कि नहीं आया। इस फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, बॉयल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बॉयल का नियम जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया जितने भी आपके नियम है, चाहे बॉयल का नियम हो, चाहे चार्ल्स का नियम हो, चाहे आपका डाल्टन का नियम हो, ये सभी नियम आपके गैस पर आधारित हैं। किस पर आधारित है, ये सब नियम आपके गैस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए देखिए आगे आपका न्यूमेरिकल है, जो काफी अच्छा न्यूमेरिकल है आपके लिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखो पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें ये देखते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। देखो हम आपको बता देते हैं, आपका पेपर पास में है, यूपी बीएससी नर्सिंग का, एम्स का भी है, पैरामेडिकल का भी है। आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले एग्जाम में तो उसमें सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें हमें दिया क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है। यदि आप ये चीज निकाल लेते हो, देख लेते हो, उसमें पता कर लेते हो, तो आप न्यूमेरिकल है वो सेकेंडों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और तो देखिए
देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे 49 न्यूटन वजन वाली एक वस्तु 0.220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से एक समतल सतह पर त्वरित होता है तो वस्तु पर लगाया जाने वाला शुद्ध बल क्या होगा। यानी आपसे पहली बात तो यहाँ पर बल पूछा गया है, एफ बराबर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एफ बराबर आपसे पूछा गया है और आपको त्वरण कितना दिया है, तो त्वरण आपको त्वरित होता है, क्या होता है, त्वरित होता है। तो यहाँ पर जो त्वरण आपको ए का मान जो दिया है वो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 49 न्यूटन वजन वाली, यानी इसका मतलब है कि डब्लू का मान मुझे दिया 49 न्यूटन, कितना दिया, 49 न्यूटन दिया है। अब आपको इसमें एफ निकालना है। अब आपको पता है कि एफ बराबर होता है ए में, एफ बराबर क्या होता है, ए में होता है। एफ का मान मुझे पूछा गया, ए का मान तो मुझे दे भी दिया लेकिन एम नहीं मुझे पता है। तो सबसे पहले तो आपको एम निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एम का मान निकालना है। तो एम का मान कैसे निकलेगा, तो देखो मेरे साथ ध्यान से सुनना मेरी बात को। डब्लू बराबर आपको पता है एक फार्मूला होता है एम गुणे जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, डब्लू होता है वेट। अब डब्लू का मान मुझे दिया 49 और एम का मान मुझे कितना दिया, एम मुझे निकालना ही है मुझे, जी का मान आप निकाल सकते हो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान भी मुझे पता चल गया, जी का मान आपको पहले से पता है कि जी बराबर जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रख दो एम गुणे 9.8। अब एम जब हमारी इधर आएगी तो हमारा हो जाएगा एम बराबर 49/9.8। एक दशमलव यहाँ नीचे काटोगे एक बिंदी बढ़ जाएगी और 98 का भाग जब 490 में आप दोगे तो ये हमारा भाग जाएगा 5 बार। कितने बार जाएगा, 5 बार। तो एम का मान जो आपका निकल के आया वो 5 निकल के आया आपका। एम जो आपका एम का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया, 5 आपका निकल के आया हुआ है। वेट आपको दिया हुआ था, यहाँ पर डब्लू दिया था आपको, एम नहीं, एम आपको द्रव्यमान आपको निकालना था यहाँ पर। और आपको यहाँ पर जी का मान दिया हुआ था, जी का मान मुझे पता था पहले से, तोड़ दिया था। अब यहाँ पर आपका एम का मान निकल आया। तो अब आपको पता है कि ए बराबर होता है एम ए। अब ए का मान आपको पता है, एम का भी पता है, एम का मान है 5 और ए का मान है 0.20। 20 पंचे 100 होते हैं, 20 पंचे कितने होते हैं, 100। अब आपको पता है दशमलव कितने अंक बाद लगी, 2 अंक बाद, तो दशमलव यहाँ 2 अंक बाद लगा दीजिएगा। तो एफ का मान जो निकल के आएगा वो 1 न्यूटन निकल के आपका आ जाएगा। एफ बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2 फार्मूले आपके लगे तब आपका एफ का मान निकल के आया है। एक एफ बराबर लगा एम ए और एक आपका डब्लू बराबर लगा एम जी। ये 2 फार्मूले जब आपने लगाए तब आपका ये मान एफ का निकल के आया हुआ है। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि श्याम के सतह के समांतर 30 न्यूटन का बल लगातार एक क्षैतिज सतह पर एक बक्से में 10 मीटर की दूरी तक धकेलता है तो किया गया कार्य क्या है। यानी आपको पहली बात तो यह पूछा क्या गया, तो आपको श्याम पुशेस ए बॉक्स 30 मीटर ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस वाई अप्लाइंग 30 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस द वर्क डन इज, यानी कि वर्ग आपसे पूछा गया पर यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पूछा क्या गया, डब्लू आपको पूछा गया है, आपको दिया क्या क्या यहाँ पर है, तो इन्होंने मुझे दिया है एफ का मान दिया है, बल कितना होगा, तो बल आपका दिया 30 न्यूटन, कितना दिया 30 न्यूटन और 10 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी आपको यानी कि डी का मान जो है एस का मान दिया है वो 10 मीटर दिया है। अब आपको डब्लू यहाँ पर निकालना है, तो डब्लू बराबर आपको पता है क्या होता है, एफ गुणे डी। डब्लू बराबर होता है एफ गुणे डी, बल गुणे द्रव्य यानी कि आपकी दूरी। तो आप लगा सकते हो डब्लू बराबर एफ गुणे डी। एफ का मान मुझे दिया 30, डी का मान दिया 10, तो एफ बराबर आ जाएगा 300 जूल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डब्लू बराबर होता है 300 जूल, ठीक है। फार्मूला क्या लगा, तो एफ बराबर डब्लू एफ गुणे डी। एक होता है डब्लू बराबर जब आपको थीटा का मान दिया होता है यहीं पर, तो डब्लू बराबर हो जाता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए कॉज होता है, साइन होता है, जैसा भी लंबा जैसा भी दिया जाता है वो उसी के हिसाब से देख लिया जाता है। एफ डी कॉस थीटा होता है वैसे।
ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन है हमारा, के कारण एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट अपना चक्कर लगाती है तो किस बल के कारण, किस बल के कारण। या पूछा जाए आपसे कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल का घूमना या उसमें उसका कार का घूमना, ये किसके कारण संभव है, किस बल के कारण ऐसा होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए मौत के कुआं में गाड़ी का घूमना, मोटरसाइकिल का घूमना किस बल के कारण संभव है। तो या आप गाड़ी की बात, मौत के कुआं की बात करो, चाहे एक उपग्रह का पृथ्वी का चक्कर लगाने की बात करो। ग्रह जो होते हैं वो यदि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वो किसकी वजह से लगा रहे हैं, या उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं तो किसकी वजह से लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बल आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बल आपका जो होगा वो अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पर उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हैं, और यही नियम आपका लगता है मौत के कुआं में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा जाए अपकेंद्री बल के उदाहरण क्या क्या है, तो अपकेंद्री बल का उदाहरण है कपड़ा सूखने वाली मशीन। कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होती है, कपड़े को सुखाने वाली जो मशीन होती है उसमें जो बल लगता है आपका वो भी अपकेंद्री बल लगता है। या आपका मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन को निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें जो बल लगता है वो भी आपका अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल। तो कपड़ा सुखाने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन में सेंट्रीफ्यूगल है। कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल है। जबकि आपका उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वहां पर अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। और पृथ्वी में जो बल लगता है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, तो वो किसकी वजह से खींचते, पृथ्वी से जब आप कोई वस्तु ऊपर फेंकते हो और फेंकने के बाद पुनः वो वापस नीचे आ जाती है तो किस बल के कारण आ जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, एक न्यूमेरिकल है, 100 kg भार के एक निकाय पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है। एक आपका यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा क्या क्या, ये देख लो। पहले पूछा आपसे गया एफ आपसे पूछा गया बल कितना होगा। एफ आपसे पूछा गया है 100 kg, यानी कि आपको यहाँ दिया क्या है, तो एम भार जो आपको दिया है, एम बराबर जो आपको दिया वो 100 kg दिया है, और 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात चल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे त्वरण का मान दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का मान दिया है। तो ए बराबर आपको दिया है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया एफ, तो आप लगा ही लोगे क्योंकि बहुत अच्छा हो गया। एफ बराबर आपको पता है कि एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम का मान जो दिया मुझे 100 और इसका दिया 5, यानी कि 100 पंचे 500, यानी एफ का मान हो जाएगा 500 न्यूटन। एफ का मान जो निकल के आएगा वो आपका कितना है, 500 न्यूटन। ये देखो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन लग रहे होंगे। क्वेश्चन जो है वो बाकी में वैसे जिसे आते हैं क्वेश्चन उनको लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं, जिन बच्चों ने कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं, न्यूमेरिकल कभी लगाए नहीं, और उनके लिए क्वेश्चन काफी हद तक ये कठिन है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा टफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसी छोटे छोटे फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आपको फार्मूला यदि पता है तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर फार्मूला आपको बता रही हूँ वे सभी फार्मूले अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, उनको रिवाइज करते हुए चले, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 500 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है। आई क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है। यानी कि आपको घर्षण का गलत उदाहरण, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो घर्षण बल का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, इज रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण का गलत उदाहरण आपको बता। कपड़े धोने की मशीन को फर्श पर धकेलना, बर्फ पर स्लेज का फिसलना,
एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति का, एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति का, एक भारी वस्तु को उठाता हुआ एक व्यक्ति। एक भारी वस्तु है उसे ऊपर उठा रहा है, तो क्या वहां पर घर्षण बल लग रहा है? नहीं लग रहा है वहां पर, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हो आप, उसमें घर्षण बल का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाकी कि आप किसी वस्तु को धकेल रहे हो या फिसला रहे हो तो वो आपका घर्षण बल हो जाएगा। वहां पर दो वस्तु आपकी विपरीत कार्य करेंगी। तो कपड़े धोने वाली मशीन फर्श पर धकेलना बिल्कुल उदाहरण है घर्षण बल का। बर्फ पर स्लेज का फिसलना ये भी आपका हो जाएगा। एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति के द्वारा, तो ये भी हो जाएगा। ये तीनों ही घर्षण बल के उदाहरण हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है ये आपका घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्न में से कौन सा एक न्यूटन की गति का नियम का हिस्सा नहीं है। इनमें से आपका कौन सा ऐसा है जो न्यूटन की गति के नियम को नहीं दर्शा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूटन लॉस मोशन। यानी कि न्यूटन के नियम को की गति का जो नियम है उसे नहीं दर्शा रहा है। संवेग, जड़त्व, बल या प्रतिरोध। तो आपने कभी भी न्यूटन के गति के जो नियम है, तीन नियम है आपके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें कभी आपने प्रतिरोध शब्द सुना है क्या? नहीं सुना होगा। ये तो ओम का नियम जो होता है आपका, ओम का जो नियम होता है उसमें आपको प्रतिरोध शब्द देखने को मिला होगा। अच्छा, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ओम का नियम मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन यहाँ राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रतिरोध जो है वो न्यूटन की गति का नियम का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका संवेग भी आता है न्यूटन के नियमों में, जड़त्व भी आता है और बल भी आता है आपका, लेकिन ये प्रतिरोध जो शब्द है वो न्यूटन के नियमों में नहीं आपने कभी भी देखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा बल को परिभाषित करता है। कौन सा बल के यानी बल की जो परिभाषा है वो किस नियम से निकल के आई। जो बल की परिभाषा निकल के आई है वो किस नियम से निकल के आई? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, या न्यूटन का गुरुत्वीय नियम से। तो आप सभी को पता है न्यूटन का जो पहला नियम है उसे तो जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, दूसरा वाला। और दूसरी बात, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूटन का गुरुत्व का नियम कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वही आपकी बल की परिभाषा को निकालता है, वही बल की परिभाषा को डिफाइन करता है। कौन? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ, ठीक है। कौन सा नियम? सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, वही बल को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किसमें ध्वनि जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है और सबसे कम किसमें करती है? तो देखो, सबसे कम जो ध्वनि यात्रा करती है, चलती है जो आपकी, वो आपके गैसों में सबसे कम चलती है। सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो आपके सॉलिड यानी कि ठोस में। निर्वात में तो आपको पता है, वैक्यूम में तो सबसे ज्यादा वैक्यूम में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की निर्वात में चाल पूछी जाए कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यहाँ ध्वनि की हम बात कर रहे हैं, तो ध्वनि की जो सबसे ज्यादा तेज होती है, यात्रा करती है, वो सॉलिड में करती है, इनकी ठोस में करती है। किसमें करती है? ठोस वस्तुओं में। ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा किसमें चलती है? ठोस वस्तुओं में चलती है। जबकि प्रकाश की चाल जो हमने पूछी है वो आपकी निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले कंपन कहलाते हैं। इनकी द वाइब्रेशन विद मोर देन 20,000 यानी कि हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड। तो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि 20,000 से कम है, 20,000 हर्ट्ज से कम है, तो उसे क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन सी ध्वनि को बंदर सुन सकता है,
कौन सी ध्वनि को बंदर और चमगादड़ सुन सकते हैं, कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को, और मनुष्य जो है वो कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ये मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले, क्योंकि ये चीज हम आपको बता चुके हैं। किन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, किन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, इन चीजें हम आपको एक दिन वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि बंदर कौन सी हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, चमगादड़ है आपका, मनुष्य है, ये कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ध्वनि का वेग जो है वो सबसे कम किस में होगा, स्टील में होगा, कॉपर में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, या आसुत जल में होगा, डिस्टिल्ड वाटर में होगा। तो आप सभी को पता है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में। ध्वनि का जो वेग है, जो चाल है, वेलोसिटी है, वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो स्टील ठोस है आपकी, कॉपर भी ठोस है, एल्यूमिनियम भी ठोस है, क्योंकि ये सभी धातु है हमारी। स्टील आपकी जो होती है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना, स्टील जो है वो किससे मिलके बनी होती है, स्टील जो है वो किन किन धातुओं से मिलके बनी है, किन तत्वों से मिलके बनी होती है स्टील में, ये मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आसुत जल जो है वो आपका ठोस नहीं है, बल्कि वो द्रव्य है, लिक्विड है। तो उसमें ध्वनि का वेग जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट भी हो चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कुल आंतरिक परावर्तन। तो ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, इनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परावर्तन। तो ये कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा और भी इसके उदाहरण कुछ और है, वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपको पता है मैं बता भी चुकी हूँ कि आंतरिक परावर्तन के और भी एग्जाम्पल क्या है आपके, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देता है मुझे। तो आज की क्लास को यहीं पर हम ऑफ करती हूँ। काफी क्वेश्चन थे, लगभग 20+ क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो भी हमने कराए हुए। इन क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर देखें, इनको रिवाइज करें, और आगे भी हम आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराते रहेंगे। और कल शाम 6 बजे आपको बायोलॉजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हम कल शाम 6 बजे आपको कराएंगे। ठीक है, बायोलॉजी की पहले से भी वीडियो डली हुई है, यदि आपको रिवाइज करनी है फास्ट तरीके से तो 11th और 12th क्लास की वीडियो पहले से हमने डाल रखी है। आप उन वीडियोस को देख सकते हो 2 की स्पीड में, जिससे आप इन चीजों को रिवाइज कर सके। जैसे 12th क्लास आपको देखना हो तो 12th क्लास की सभी चैप्टर डले हुए हैं, 1 से लेकर 16 जो भी चैप्टर है आपके, वो सभी चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं NCERT बेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और इस टाइम भी हम बायोलॉजी का बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो आप बाकी के वीडियो चैनल पे जाके जरूर देखी जाए। जीके क्वेश्चन हमने कल डाले हुए थे, काफी 1 घंटा की वीडियो डाली थी, उस 1 घंटे में काफी अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हुए थे कल शाम 6 बजे। जिन बच्चों ने देखी है उनको पता है। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नए क्वेश्चनों के साथ, शानदार क्वेश्चनों के साथ। क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करें, अच्छा लगा हो शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे, वो भी फ्री में, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है।